हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आप जानेंगे नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। इससे पिछली क्लास में भी हमने नाइट्रिक अम्ल के कुछ रासायनिक गुण, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी आपको करा दी थी। आप लोग उसमें वीडियो, इससे पिछले वाला वीडियो आप देख लेना। आज की क्लास में हम आपको नेक्स्ट जो रिएक्शन होती हैं वो कैसे होती हैं नाइट्रिक एसिड की, वो हम कराने वाले हैं। तो जानेंगे नाइट्रिक एसिड के और अन्य गुण क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल के हम रासायनिक गुण जानेंगे। नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण, तो पहले हमने रासायनिक गुण के अंतर्गत हमने नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण बता दिया था। उस ऑक्सीकारक गुण में हमने आपको कार्बन के साथ क्रिया करा दी थी, आपकी सल्फ़र के साथ क्रिया करा दी थी। आज हम आपको कराने वाले हैं सी खंड, आपको कराने वाले हैं किसके साथ, इस नाइट्रिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराने वाले हैं, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया आपको कराने वाले हैं फास्फोरस के साथ। तो फास्फोरस के साथ क्रिया कैसे होती है, फास्फोरस को पी कहते हैं, पी से इस नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराने वाले हैं। इससे पिछला लेक्चर आप देख लेना, तभी आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छा, अगर आपने इसका पिछले वाला लेक्चर देख लिया तो। ठीक है, तो इसकी हम कराने वाले हैं। हम इसको डायरेक्ट हम कराते हैं, तो हम कैसे करते हैं और वैसे करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से रिएक्शन, 2-3 तरीके से रिएक्शन को हम कर पाएंगे। रिएक्शनों को अगर याद करने की कोशिश करोगे तो फिर भूल जाओगे, इसलिए याद नहीं करना, उसको ट्रिक के द्वारा सीखने का प्रयास करें। हमने ट्रिक भी बता दी थी पिछले क्लास में, तो देखिए वही ट्रिक हम पहले से यूज करेंगे। अगर फास्फोरस की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करानी है तो कैसे कराएंगे, तो देखिए फास्फोरस आपको यहाँ लिखेंगे और आपको नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, आपका नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, उससे क्रिया कराएंगे। ये नाइट्रिक अम्ल सांद्र अवस्था में ही अधातुओं से क्रिया करता है। फास्फोरस एक अधातु है, आपको फास्फोरस एक कैसी है, अधातु है। इस अधातु के साथ अगर नाइट्रिक अम्ल क्रिया करता है तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, आपका ऑक्सी एसिड बनता है। कैसा, ये P इस N को बाहर निकाल देता है, और N जैसे ही बाहर निकलता है तो N बाहर निकल जाएगा और P इसके स्थान पर आ जाएगा। और जब N बाहर निकलता तो N हमेशा O को लेकर बाहर निकलता, तो आपका NO2 बाहर हो जाएगा। तो NO2 बाहर हो जाएगा, याद समझ में आ गई। तो आपका P इसके बीच में आ जाएगा, तो P आपका यहाँ आ जाएगा, और किसके बीच में आ जाएगा, N के स्थान पर P आ जाता है, और यहाँ H रहेगा, यहाँ O रहेगा। लेकिन आपको पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, H यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं लिखने हैं, H 1 है तो आपको यहाँ 1 नहीं लिखना, नहीं, ऐसे रिएक्शन आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको लिखना है P की जो ऑक्सीकर संख्या होती है, अगर P बीच में स्थित है तो उसकी ऑक्सीकर संख्या, सबसे स्टेबल ऑक्सीकर संख्या +5 होती है। ये आपको याद रखनी है, +5 ही होती है, ना +4 होती है ना +3 होती है। अगर बीच में ऑक्सीकर था, वो भी स्टेबल ऑक्सीकर। 5 ही क्यों होती है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,8,5 आएगा, इसलिए अंत में 5 लिखते हैं। ओके, 5 के साथ O कितने ऐड होते हैं आपको बता चुके हैं, 5 के साथ O 4 हो चुके हैं। ये भी आपको हमारे पिछली क्लास में नहीं, आ गया केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र है, उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा। तो PO4 पर कितने माइनस होते हैं ये भी आपको देखने, उसमें पता लग जाएगा PO4 पे। और नहीं पता लगाना चाहते तो PO4 पे कितना माइनस है आप निकाल लीजिए ऐसे ही। P का 15 होता है, 5 आएगा, और O का 1 O पर -2, तो 4 O पर -8 हो जाएंगे। 1 O पर -2 तो 4 O पर -8, टोटल जोड़ेंगे तो -3 बचेंगे। इसका मतलब PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज आता है, 3 नेगेटिव चार्ज आता है तो 3 आपका यहाँ आ जाता है, ऐसे रिएक्शन होती है। तो आपका 3 यहाँ आ जाता है तो H3PO4 बनेगा, प्लस आंसर आपका हो गया, समझ में आ गया। और NO2, और लास्ट में आपका H और O, इन दोनों के संयोग से जल जरूर निकलता है। तो आपको पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कैसी रिएक्शन हुआ करती है। ओके, तो ऐसी रिएक्शन हो जाती होगी रिएक्शन, तो आप रिएक्शन करना सीख लीजिए। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करने के लिए तरीका क्या है, आपको बैलेंस करने का तरीका हमें बताया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बैलेंस करने का तरीका भी बता देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सीखना चाहो तो सीख लो, थोड़ा कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, P के परमाणु क्रमांक में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकर संख्या में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का आ रहा है, तो आप 5 यहाँ लिख देंगे। इसकी ऑक्सी संख्या में 5 है, 5 में 4 आ रहा है। अब ये सिखा देंगे 5 कैसे आता है इस नाइट्रोजन का, यहाँ 4 कैसे आता है आपको सिखा देंगे आगे चल के।
तो आपका इस समय 1 है तो इसका 1 यहाँ आएगा और इसका 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का गुणा आप यहाँ कर देंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा और 1 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा। ऐसे अगर आप सीखना चाहते हो, चलो मैं आपको सिखा ही दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी सीखिए। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताना। फास्फोरस अकेला है तो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा है, अगर अकेला कोई तत्व लिखा है तो उसकी ऑक्सीकरण स्वतंत्र अवस्था में 0 हुआ करती है। ठीक है, याद रखना, स्वतंत्र अवस्था में जो भी अकेला होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 लिखेंगे। समान परमाणु अगर लिखे हैं S8 लिखे हैं तो भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। क्यों? S 8 बार लिखे हैं लेकिन हैं तो सब एक जैसे, तो एक जैसों की ऑक्सीकरण संख्या 0 हुआ करती है। ठीक है, अलग अलग है, जैसे H अलग है, N अलग है, O अलग, तो ऑक्सीकरण संख्या अलग होगी। तो N की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इसको ध्यान रखेंगे। H की ऑक्सीकरण संख्या आप पहले जानते हो, H के ऊपर +4 होता है तो ऑक्सीकरण संख्या +1 है। O के ऊपर माइनस के 2 चार्ज होते हैं इसलिए O की ऑक्सीकरण संख्या -2, आप सभी जानते हैं, ये याद कर लो। ठीक है, ये 2 चीज़ें नोट कर लो, बस आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाओगे। तो जहाँ जहाँ H लिखा है उसकी जगह आप प्लस मान लेंगे ऐसे थोड़ी देर के लिए, और जहाँ जहाँ O लिखा है उसकी जगह आप -2 मानेंगे। तो एक O के ऊपर -2 तो 3 O हैं तो 3 O के ऊपर -6 हो जाएगा। एक O है तब -2 आता है, तो 3 O हैं, 3 O हैं तो -2 इस पर -2 इस पर -2 तो 6 हो गया, -6 हो जाएगा। अब n का कितना आया तो n को नहीं पता तो x मान लिया करो, और बराबर में हमेशा आपको ऊपर वाली संख्या लिखा करो। ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर 0 लिखा करो हमेशा। क्यों? क्योंकि उदासीन अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव 0 के बराबर होती है। ये उदासीन अणु है तो इसको हल कर लो, यहाँ प्लस मान लो अपनी तरफ से, ये दोनों एड हैं, प्लस मान लो, इनके बीच भी प्लस मान सकते हो, कोष्टक लगा के प्लस, इनको हल कर लो तो आपका प्लस x और माइनस के 6 बराबर 0, तो x बराबर हल करेंगे x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर आपका उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे उसको तो आपका +5 आ जाएगा। तो इसका मतलब n के ऊपर हम ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखेंगे? +5। आ गई बात समझ में? ठीक है, ऐसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर आपको P की निकाल लेनी है। P की तो आपको अभी बताया, P +5 से बनाई था, कैसे? उल्टा निकाल दिया करो, उल्टा। जैसे ये मान 1 O का होता है -2, तो -2 का गुणा करेंगे -4 में, क्योंकि 4 बार लिखोगे -2 4 बार तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएंगे। और H का 1 होता है, 1 का गुणा 3 में करेंगे +3, तो +3 -8 कितने बचे? -5 बचे। -5 को पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +5 आएगी। ऐसे लिखते हैं, आ रहा समझ में? O को नहीं लिखेंगे, ऐसे ही इसको निकालो। एक O की होती -2, तो 2 की होगी -4, -4 को पक्षांतर करेंगे कितना आएगा? +4। ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे। अब H की लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि H की हम जानते हैं, O की हम जिसकी हम जानते हैं उनको ऑक्सीकरण संख्या लिखी नहीं जाती। अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इनकी ऑक्सीकरण संख्या में डिफरेंस, इसकी यहाँ से यहाँ तक P की ऑक्सीकरण संख्या पहले 0 थी, फिर आपकी 5 हो गई। अंतर कितने का आया? 5 में से 0 घटाए आपके 5, डिफरेंस कितना आया? 5 का। ऐसे चाहे यहाँ लिख लो 5। ऐसे ही इन दोनों में देखेंगे, ये 5 अभी हटा दो, बैलेंस हम करेंगे। ऐसे ही इसमें बताओ इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या में डिफरेंस कितना आया? इसकी +5, इसकी 4 है, सॉरी ये 4 है। अंतर कितने का? 5 में से 4 घटा दो तो आपका 1। इन दोनों का अंतर घटा दिया। अब इन दोनों को बराबर कर लो, आपका आंसर हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया। तो इसका ये 1 है, इसका आपका 5 है, तो यहाँ 5 है, आपका यहाँ 1 है, तो आपको क्या करोगे? इसमें मल्टीप्लाई आप कितने कर दोगे? 5 का। तो इसमें 5 का कर दोगे तो आपके इसके बराबर हो जाएगा। तो 5 का 3 जगह गुणा करते हैं। 5 का आपको यहाँ करना है और 5 का गुणा आपने यहाँ कर दिया, 5 एकन 5, 5 का गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और 5 का गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ऐसे होती है रिएक्शन को बैलेंस। आ गया समझ में? हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब तो समझ में आ गया। अब इस रिएक्शन को आप इसको हटा दो, इसको थोड़े समझने के लिए था मैंने इसको, अब हटा दे। अब इसको हटा सकते हैं, ये तो रफ वर्क है, आपका रफ वर्क है, ऐसे कर सकते हैं। हो गया आंसर? कितना आसान है रिएक्शन को बैलेंस करना, है ना? ऐसे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ तक कोई समस्या रही हो किसी छात्र को तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हो गया रिएक्शन? अब आप देख लीजिए, अब P को 11, अब एक एक करके देखो। P आपका 1 है, यहाँ P 1 है, H 5 है, 5 बनाइए, 3 ये और 2 ये, 5 हो गए। N कितने हैं आपके? N 5 हैं तो आप 5 हैं, यस। O कितने? 5 तिया 15, यहाँ 15 O हैं, यहाँ 4 O ये और 5 दूनी 10 ये और 1 O ये, कितना हो गया? 4 और 1 5 और 10 15 आंसर।
ऐसी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ओके, आंसर हो गया। तो इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे कर लेना, और ऐसे अगर करने में दिक्कत आती है, लेकिन मैंने बताया इस फास्फोरस के साथ क्रिया करें तो आपको ऐसे भी कर सकते हो। अगर कहता है फास्फोरस अणु से क्रिया कराओ, P4 से क्रिया कराओ, इसको कहते हैं श्वेत फास्फोरस। श्वेत माने सफ़ेद, सफ़ेद फास्फोरस से अगर क्रिया कराने को कहता तो P4 से क्रिया करानी पड़ेगी। पीला फास्फोरस भी है, श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस से क्रिया करने को कहे तो आपको P4 से क्रिया करानी। तो आप कैसे कराएंगे P4 से? तो आपको यहाँ आपको क्या करना है, समीकरण बैलेंस अगर होती है, अगर बैलेंस समीकरण में आपको अपनी तरफ से 4 गुणा करने होते हैं तो 4 का गुणा आपको हर जगह करना पड़ेगा। 4 यहाँ भी करना पड़ेगा, 4 यहाँ भी करना पड़ेगा, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ कर दीजिए। तो 4 का गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 का गुणा हो जाएगा 20 H3। ऐसे इसमें 4 कर दीजिए 4 H3PO4। ऐसे इसमें कर दीजिए 4 पंजे 20 NO2। ऐसे इसमें कर दीजिए 4 H2O। आपकी रिएक्शन हो गई। कैसा रहा? अब बताइए आपको रिएक्शन कैसी लगी? होगी रिएक्शन? कितना आसान है रिएक्शन को करना। अगर आप रिएक्शन सीखते हो तो वेरी इजी मेथड, बहुत ही इजी मेथड है रिएक्शन को करने का। हो गया। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छी नहीं लगती है, ये तरीका आपको अच्छा नहीं लगता है, तो एक और तरीका है रिएक्शन को बैलेंस करने का। मैं ये लास्ट तरीका बताने जा रहा हूँ रिएक्शन करने का। क्या है कि आपको सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल को खोल देना, नाइट्रिक अम्ल का अपना रूप बना देना। नाइट्रिक अम्ल का अपना रूप सांद्र अवस्था में क्या होता है, आप लोग ध्यान दें। सांद्र अवस्था में नाइट्रिक अम्ल HNO3, 2HNO3 और आपका 2NO2 और आपका H2O और आपका O में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, फिर इसी नवजात O जो बचा है, नवजात ऑक्सीजन की क्रिया इस फास्फोरस से कराएंगे तो P+ जब O से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, P की वैलेंसी 5 होती है, 5 के अकॉर्डिंग क्रिया करता है, अभी बताया था। तो 5 ये है तो P की घात 5 हो जाएगी। O पे O 2 की वैलेंसी होती है, सूत्र ऐसे बनेगा। तो इसके 2 आपके यहाँ जाएंगे तो बनेगा P2 और इसके 5 यहाँ जाएंगे बनेगा P2O5। ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, बन गया। अब ये P2O5 मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया है। इस P2O5 जो बनता है वो जल में घुल जाता है, आपको पीछे बता चुके हैं। तो आप इसमें जल में घोल देना है। कितने जल में घोलेंगे? यहाँ P के आपके 2 अणु हैं तो उसका जब घोलेंगे तो ये आपस में मिक्स करके क्या बनाता है, ये मिक्स हो जाता है और बनाता है H3PO4। ये याद रख लेना, ये ट्रिक बनाता है, H3PO4 बना लेता है। अब इसको बैलेंस कर लो। H आपके 3 हो गए तो 3 बैलेंस करने के लिए आपको 3 का गुणा करने हैं। यहाँ 3 H है तो आपको 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6 आपके हो गए। मतलब आपको 2P करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ P2 है, यहाँ आपके P1 है तो आपको 2 का गुणा करना है तो H3। ऐसे आप रिएक्शन कर पाएंगे। हो गई रिएक्शन। अब इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो P2O5 आपका P2O5 ये आपका है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ O1 है, यहाँ आपका एक चीज़ मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ P आपके 2 हैं, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2P कर लो। यहाँ P5 है, आप P5 कर लो। ओके, अब इनको काट लीजिए। अब इस O को आपको काटना है। इसको काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 5। तो 5 दूनी 10, 10 5 और ये 5 O से 5 O। अब काट लो तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 HNO3 हो जाएगा। यहाँ क्या जाएगा, 2P जैसे का तैसा रहेगा। और 3H2O को आप, ये 3H2O है, ये उस साइड में ले जाया करो, उस साइड में ले जाओ। ये 5H2O आ जाएगा, 5 हो जाएगा और ये उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3H2O हो जाएगा। 5H2O में से 3H2O घटा देंगे, आपका 2H2O बचेगा उस साइड में। तो आप उस साइड में 2H2O लिख लो पहले से एडवांस। ठीक, ऐसे आगे समझ में। और आपका बच्चा ये 5 दूनी 10 NO2 कर लो और प्लस जैसे था 10 NO2 हो गया। और यहाँ इसके स्थान पर आपका 5 ये आया, 5H2O और 3H2 उधर 2H2O बच गया प्लस। और आपका ये जैसे का तैसा 2H3PO4। ऐसी रिएक्शन को कर लेते हैं। हो गया रिएक्शन, है ना कितनी आसान। अब आप एक देख रहे होंगे, आपकी बुद्धि में आ रहा होगा 2 का भाग 2 का डिवाइड सभी में चला जा रहा है तो 2 का भाग दे सकते हैं। 2 का भाग देने पर, देना चाहें देंगे, देना क्या देंगे तो आपका 5 आएगा HNO3, फिर आपका P आएगा, फिर आपका 5NO2 आएगा, फिर H2O आएगा, फिर H3। देखिए आपको मैंने अभी जो रिएक्शन कराई थी वही रिएक्शन आपकी बनके तैयार हो गई। चाहे आप ऐसे जोड़ के कर लेना फिर भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा, चाहे मैंने आपको पहले बताया उससे कर लेना फिर भी आपको 1 नंबर ही मिलने वाला, इससे ज़्यादा नंबर मिलने
एक ही नंबर की आती है भाई, तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ओके, ऐसे कर सकते हैं। और ये अगर ये P4 के रूप में आ जाए तो आप क्या करना, इसमें आप P4 कर देना तो 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो यहाँ आप 5 20 कर देना, आपका 20 हो जाएगा। और आप यहाँ 20 कर देना, आपका 20 हो जाएगा। यहाँ आपका 4 कर देना, 4H2O हो जाएगा। यहाँ आपका 4H3PO4 हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके आपको बता दिए। और तीसरा और तरीका रिएक्शन करने का बता दिया, वो आपको पिछले लेक्चर में आपको तीसरा तरीका भी बता दिया, जो डायरेक्ट, बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शनों को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रिएक्शन, अगर आप मैं इतनी ही रिएक्शन कराऊंगा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो हमें बताना। कॉपर की और जिंक की आपको हम ऐसे ही करा चुका हूँ। ठीक है, आयोडीन की आप कर लेना, आयोडीन की आप सभी छात्र इसी प्रकार से आयोडीन की क्रिया कर लेंगे। बुक्स में देख लेना, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो वो भी हम करा देंगे। ठीक है, तो आयोडीन के साथ आप क्रिया कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो नहीं करते हो तो हम करा देते हैं। आयोडीन के साथ क्रिया अगर कराते हैं तो आयोडीन के साथ डायरेक्ट क्रिया करनी है तो कैसे बनेगा, I2 बनेगा, HNO3 क्रिया करेगा तो कैसे बनेगा, अभी बताया। अधातु है, अधातुएँ जब ऑक्सी एसिड से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, H और O बनाती है, बीच में I आ जाता है N के स्थान पर, N को हटा देगा I आ जाएगा, और N को हटा देगा NO के फरार हो जाएगा, क्या बनाएगा, NO2 और H2O बनाएगा। और I के साथ O मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, I के साथ O कितने लिखने पड़ेंगे, 3 लिखने पड़ेंगे। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 1, तो आपका 1 यहाँ आएगा, तो HiO3 बनेगा, आपका आंसर हो गया। तो आयोडीन के साथ अगर क्रिया करानी तो ऐसे करेंगे, कितना आसान है। ठीक है, अब I2 2 है तो आप 2 का गुणा कर लीजिए और बैलेंस इसको कर लेना। बैलेंस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10, I2 के साथ 10 आ जाएगा, और 10 आएगा, और 10 आएगा तो 10 NO2 आएगा यहाँ, और 5 H2O आ जाएगा। 5 दूनी 10 हो गई रिएक्शन। 5 क्यों, 4 ये H हो गए, 4 आएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 है 10। ठीक है, ऐसे 10 दिया 30 और 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, 20 और 6 36, 26 और 4 30, एकदम क्लियर। तो ये रिएक्शन हो जाती है, इसका नाम है आयोडिक अम्ल। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर लेना, मैंने डायरेक्ट करा दी। और डायरेक्ट ही करना सीखो, क्योंकि 1 नंबर आएगा एग्ज़ाम में तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है लंबा रिएक्शन लिखने में, और ऐसे ही लिख लो तो बेटर रहता है। और बैलेंस करना भी सीख लो, होगी रिएक्शन। ओके, अब मैं इसी नाइट्रिक अम्ल की धातुओं से क्रिया कराने जा रहे हैं। किससे, धातुओं से क्रिया, किसकी, नाइट्रिक अम्ल की। तो धातुओं से अगर क्रिया होती है तो धातुएं कौन कौन सी होती हैं, धातुएं जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है ना, Fe है, आपकी जिसके Ag है, जिससे आपकी Pb है, जिससे आपकी क्रिया दी गई है रिएक्शन NCERT बुक में, उसी से हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे। हम रिएक्शन कराएंगे कॉपर और जिंक से। तो मैं आपको बता चुका हूँ, कॉपर जिंक से अगर आपको रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले हमें कॉपर से क्रिया करानी है। कॉपर को कहते हैं तांबा से क्रिया, तो तांबे को कॉपर कहते हैं। कॉपर से अगर क्रिया कराते हैं, तौबे से क्रिया कराते हैं, तो आपको क्या बनेगा, कॉपर की क्रिया तो Cu बनेगा। ठीक है, Cu की क्रिया किससे करानी है मुझे, नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 से करानी है। तो डायरेक्ट ही करा दे रहे, जोड़ के टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा डायरेक्ट कर लो। तो कैसे बनेगा, मैंने बताया था, अगर इससे क्रिया करेगा तो ये वही सिस्टम वही है, ये यहाँ आएगा लेकिन N फरार तो हो जाएगा, NO2 तो बनाएगा। अब आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग करो। धातुएं जब क्रिया करती हैं तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक समझो। ये ट्रिक आपको किसी भी नोटबुक में और किसी भी मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल पर, ना ही किसी टीचर के पास मिलेगी, इसलिए इसको नोट कर लो ज़रूर, अच्छी चीज़ है। क्या है कि धातु अगर ऑक्सी एसिड से क्रिया करती है, किससे, ऑक्सी अम्ल से क्रिया करती है। अगर धातु, कोई भी धातु है, अगर ऑक्सी एसिड से क्रिया करती है, ऑक्सी अम्ल जरूरी नहीं HNO3 हो, H2SO4 भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के भी रासायनिक गुण हो जाएंगे। कोई भी ऑक्सी एसिड हो सकता है, वो ऑक्सी अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, अगर सांद्र अवस्था में ऑक्सी एसिड है, सांद्र अवस्था में तो आप रहेंगे तो आपका बनाएंगे डाइऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, आपकी डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, प्लस जल बनाएगी। और एक नई चीज़ क्या बनाएगी, नई धातु ऑक्साइड बनाएगी। धातु और जो ऑक्सी अम्ल है उसी का नाइट्रेट बनाएगी। अगर ये NO3 है तो आपका इस समय ऑक्सी अम्ल का नाम क्या है,
इसका ऑक्सी अम्ल का नाम है HNO3। तो HNO3 सांद्र अवस्था में है तो इसी नाइट्रेट बनाएगी, तो धातु नाइट्रेट बनाएगी। और अगर यहाँ H2SO4 है तो धातु सल्फेट बनाएगी। और ये जैसे का तैसा, समझ रहे हैं बेटा, समझ रहे हो? जैसे मैं समझाऊँ आपको, अगर मैं Zn की क्रिया H2SO4 से कराएं, समझना मेरा, Zn की क्रिया अगर मैं H2SO4 से कराएं, थोड़ा ध्यान रखना और कोई ख़ास बात नहीं है तो सरल। अगर Zn क्रिया H2SO4 से कराएं तो अगर सांद्र अवस्था में Zn है, सांद्र अवस्था में क्रिया कराएं तो आपका SO2, ठीक है, और आपका H2O और आपका धातु सल्फेट, धातु माने Zn, और Zn और सल्फेट बनेगा SO4 बनेगा, SO4 ZnSO4 सॉरी। और अगर ये Zn की जगह HNO3 है तो Zn HNO3 से क्या करेगा तो आपका क्या बनेगा, यहाँ N आ गया, यहाँ S था तो SO2 आया, N है तो आपका NO2 बनेगा, तो NO2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा, और Zn N यहाँ SO3 की जगह यहाँ आ जाएगा NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी होती है, इसकी 1 वैलेंसी इसलिए ट्वाइस आया, तो ऐसे बन पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रिक लिख लो, बेटर रहेगा, लिख लो, धातु प्लस HNO3 सांद्र अवस्था में है तो डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा और धातु नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका धातु है कॉपर एक धारा बह जाती है, इसकी मतलब धातु है, मेटल है, और सांद्र के साथ अगर क्रिया करता है, सांद्र अवस्था में क्रिया करता है तो आपका क्या क्या बनाएगा, डाइऑक्साइड बनाएगा, डाइऑक्साइड माने इसी का डाइऑक्साइड, तो NO2 बनाएगा, डाइऑक्साइड है, उसके बाद जल बनाएगा, और उसके बाद धातु नाइट्रेट, धातु माने कॉपर, नाइट्रेट माने NO3, तो NO3 बनाएगा। NO3 पर एक चार्ज होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, NO3 पर एक माइनस, तो वो यहाँ आएगा, इसके 2 होते हैं, इसके यहाँ जाएंगे 2 होते हैं NO2 पे, ऐसे। तो आपकी रिएक्शन हो गई, कितनी आसान रिएक्शन हो गई। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। बैलेंस इसको करेंगे तो ये आपका NO2 आप बैलेंस करेंगे तो आपकी यहाँ जाएगी, आपकी कितने का डिफरेंस है, यहाँ 3, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है तो 4 है, तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का, 2 का, तो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2H आ जाएंगे, 2H आएगा, 2N आ जाएगा, 2N, तो आपको 2N का गुणा करेंगे, 2N हो गया, तो 2N ये 4N, तो आपको यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 4H2 अर्थात 2H2, तो आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसका नाम है कॉपर नाइट्रेट। तो कितना आसान है रिएक्शन को करना, बहुत आसान, वेरी इजी मेथड, रिएक्शन को कर पाएंगे आसानी से। हो गई एक रिएक्शन का आपकी क्लियर हो गई का। अगर कहता सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराओ तो आपकी ऐसे कर देना। अगर यही रिएक्शन अगर कहता है कॉपर की क्रिया सांद्र से ना करा के तनु से कराओ, तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराइए, तो आपको क्या बना, तनु से आप NO बनाएंगे, तनु से क्या बनेगा, NO गैस रिलीज होगी, याद रखना। अगर तनु सांद्र से ये सूत्र बनेगा और तनु से आपका सूत्र कैसे हो जाएगा, तनु से क्रिया करेगा तो आपका डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, मोनोऑक्साइड बनेगा, NO गैस बनेगी, ठीक है, और N2O और H2O धातु नाइट्रेट बनेगा, और नो चेंज, ये भी नो चेंज, ये भी नो चेंज, ये जैसे कि तैसा NO बन जाएगी, ये और ये जैसे का तैसा और ये जैसे का तैसा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। जब इसको बैलेंस करेंगे तो आपका 5 और 3 में अंतर है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 और 2 4, 8 यहाँ हो जाएगा, 8 4 दूनी 8 हो जाएगा 8, तो ये हो गया 3U, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8H, तो 8H को 4 का गुणा करेंगे, 4H2O, 8N कब आएगा, 3 दूनी 6 और 2 का होगी रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को करें, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे रिएक्शन को आसानी से। इसका नाम है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। आप लिख लेना, मेरा राइटिंग गड़बड़ है, आप लिख लेना, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड नाम है इसका, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे किसके साथ क्रिया करानी है, मुझे जिंक के साथ क्रिया करानी हो, सेम जिंक के साथ इसकी रिएक्शन दी गई है। अगर जिंक के साथ क्रिया करानी है, जिंक माने Zn, इस Zn को जस्ता के नाम से भी जानते हैं, जस्ता से क्रिया करानी है, जस्ता से क्रिया अगर करानी है तो क्या बनेगा। अब ध्यान रखें एक चीज़ और बताएं,
ये जो सांद्र होता है ये 70% सांद्र होता है। 70% सांद्र नाइट्रिक अम्ल अगर है तो अब कभी भी प्रतिशत मात्रा तो खैर एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको बता रहे 70% सांद्र नाइट्रिक अम्ल तो NO2 बनता है, और अगर 50% तनु है, 50% सांद्र है तो आपका NO बनेगा, और अगर 100% सांद्र हो गया तो आपकी N2 गैस बनेगी, नाइट्रोजन केवल गैस बनेगी 100% सांद्र होने पर। ये थोड़ा आप रिएक्शन कराई गई हैं, ये तो प्रैक्टिकली होती हैं, याद ही करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ NCERT बुक के में ये केवल परसेंट मात्रा नहीं दी गई है, तो इसलिए आसान है। NCERT बुक की रिएक्शन आसान है, प्राइवेट बुक की थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी प्राइवेट बुक के लिए, ठीक है। जिनके साथ क्रिया करानी तो आप जिनके साथ Zn करेंगे और आप HNO3 करेंगे, और आपका रिएक्शन आज का आपका ये जैसे का तैसा, ये जैसे का तैसा, केवल यहाँ Cu के स्थान पर आपका Cu के स्थान पर देखो, Cu के स्थान पर Zn आ रहा है, Cu के स्थान पर तो आपको ZnNO3 का होल ट्वाइस कर देना है। क्या नाम हो जाएगा? जिंक नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? जिंक नाइट्रेट, ऐसे, ओके। और इसको बैलेंस कर लोगे तो बैलेंस करोगे तो सेम टू सेम है, तो बैलेंस यहीं आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा, हो गई बैलेंस। ऐसे ही अगर इसके साथ क्रिया करानी हो तनु के साथ तो ZnHNO3 के साथ क्रिया करेगा तो आपका क्या बनाएगा? NO गैस। लेकिन यहाँ NO गैस बना सकता है, H2O भी बना सकता, और ये जैसे का तैसा। लेकिन याद रखो बेटा, ये अगर 50% तनु है तो आपका NO गैस बनाएगा, लेकिन NCERT बुक में 20% तनु के साथ इसकी क्रिया दी गई है और उसमें परसेंट मात्रा नहीं दी गई है, तो आप 20% अब NCERT बुक के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो 50% पे तो NO बनेगा, लेकिन 20% पर इसको बनाएं तो 20% पर N2O बनता है, तो 20% पे कॉपर की क्रिया कराएं उसमें भी यही N2O ही बनेगा, इसका नाम है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। तो समझ में आ गई। तो यहाँ 20% NCERT बुक में 20% नहीं लिखा है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, ओके, जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो आप NO नहीं बना के आपको N2O बनाना है। क्या बनाना है? N2O। इसका नाम है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस है। इसको अगर सूंघ लोगे तो हंसते हंसते रख जाओगे, ज़्यादा सूंघ लोगे तो हंसते हंसते ख़त्म हो जाओगे, मर जाओगे। ये लाफिंग गैस है। अब इसको बैलेंस आप कर लेना घर पर। इसको बैलेंस करने का तरीका हमने बता ही दिया, आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। आराम से इसको भी आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 10 आ जाएगा, लगभग 10 H आ जाएगा, 10 H आ जाएगा, तो यहाँ 5 H आ जाएगा, 5 H2O। 10 N है, 10 N है, तो आपका 10 N है, तो यहाँ N2 है। 10 के लिए आपको कितने गुणा करना पड़ेगा? Cu है, Zn है, सॉरी, यहाँ Zn है। 10 के लिए आपको करना पड़ेगा 4 का, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 Zn तो यहाँ 4 आ जाएगा। ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, ओके ओके।